नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार एक प्यारा सा शायरी लाए हैं। हौसला तू चील सा रखना, बारिश ने तुम कभी न डरना। देखिए, हौसला चील सा रखना और बारिश में तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादल से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। यानी आपने जब बारिश होती है ना, तो हर पक्षी अपनी अपनी घोंसला का तलाश करता है कि भाई कहाँ रहना है, कहीं छिपना है कि नहीं। लेकिन एक बाज है, ईगल, चील जो भी कहिए उसको, वो ना बादल के ऊपर उड़ जाती है कि बारिश पर हमें पड़ेगा ही नहीं। तो अपनी उड़ान को हमेशा क्या रखना है, बादल से ऊपर रखना है। चलिए जो भी है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th अध्याय नंबर 4 परमाणु संरचना, यानी केमिस्ट्री का परमाणु संरचना अध्याय का लघुतरीय क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे अति लघुतरीय, उसको 2 पार्टों में हमने हल कर लिया था। आज चैप्टर का था वर्णन हम लोग 3-4 पार्ट में कर ही दिए थे, खत्म कहानी हो गई थी उधर। आज क्या चलेगा, लघुतरीय। एकदम ध्यान से सुनिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए, एकदम सब एक एक क्वेश्चन को एकदम दिल और दिमाग में बिल्कुल अटा लीजिए। चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता आपसे परमाणु के मौलिक कणों के नाम, उसके आपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखिए। सामने एक ग्राफ बनी हुई है, आप उसमें देखिएगा गौर करके, तो उसके नाम भी हैं, उसके आपेक्षिक आवेश भी हैं और साथ साथ उसके द्रव्यमान भी है। तब परमाणु में कौन कौन मौलिक कण थे? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन कौन मौलिक कण? 3, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस का ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? न्यूट्रॉन पर कौन आवेश? कोई आवेश नहीं। जब विद्युत क्षेत्र में ले गए थे तो वो किधरों मुड़ा था, सीधे निकल गई थी। अब वही जब कैथोड किरण यानी इलेक्ट्रॉन कण को ले गए थे तो धन की तरफ गई थी, तो हमको पता चला कि धन की तरफ जाना, इसका मतलब वो ऋण होगा नहीं। प्रोटॉन वाले कण एनोड किरण को जब ले गए थे तो वो ऋण की तरफ मुड़ी थी, तो इससे पता चला था कि वो धन होगा। चलिए, अब द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन सापेक्ष द्रव्यमान हम निकाले थे, तो 1 कितना, 1838वां भाग। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमेशा कितना होता है? 1 होता है, बराबर बराबर होती है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? किसी को डाउट्स? चलिए, इतना याद रखेंगे। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? परमाणु में कहाँ अवस्थित होते हैं? तो देखिए, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। नहीं, अब ये कहाँ होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि जब बेरियम धातु पर बेरियम धातु पर अल्फा कण से उन्होंने क्या किया था? प्रहार किया, तो उन्होंने एक चीज पाया कि इसके भीतर ना कोई भारी कण है ना। तब भारी कण है तो स्पष्ट हो गया कि नाभिक होते हैं। क्लियर? फिर उन्होंने पाया कि नाभिक होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो चलो सही बात है। लेकिन जब हीलियम पर उन्होंने गया, हीलियम परमाणु पर जब उन्होंने गया, तो देखा कि भाई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 प्रोटॉन होनी चाहिए। लेकिन उसकी जब द्रव्यमान संख्या निकाली गई तो 4 यूनिट निकल गई। भाई 4 क्यों निकला? समस्या हो गया, सोचने की बात आ गई कि आखिर वो 4 क्यों हैं, जबकि उसमें प्रोटॉन 2 हैं, तो उसकी द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। फिर 4 क्यों है? जब इस पर सर्च पता चला तो पता चला कि उसके केंद्र में एगो औरू कण है जेकर नाम है न्यूट्रॉन। है कि नहीं? कोई दिक्कत?
तो जब वहां पर प्रहार करने के बाद उन्होंने देखा कि एक और किरण निकलती है और तेजी से बाहर निकलती है। वो किरण को जब विद्युत क्षेत्र में ले गए तो वो किधरों की ओर ना मुड़ी, सीधे निकल गई। तो उन्होंने कहा कोई आवेश नहीं। उसके मार्ग में पतला हल्का सा पाद चक्र रख दिया तो उन्होंने घूमने लगी। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर में कण है और इस कण का नाम रखा उन्होंने न्यूट्रॉन। जब द्रव्यमान चेक किया तो पता चला कि प्रोटॉन के बराबर है। इसका मतलब नाभिके में रहता है लेकिन उसमें कोई आवेश नहीं रहता है। द्रव्यमान तो रहता है लेकिन आवेश नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के केंद्र में क्या क्या रहता है, तो एक रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसके चारों ओर, यही क्लियर। तो आपसे कह रहा है सबसे पहले कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन, कोई दिक्कत। फिर कह रहे हैं इनके अनुसार यह परमाणु के केंद्र में उपस्थित होते हैं। नहीं, यानी परमाणु में वो कहाँ रहते हैं, तो केंद्र में उपस्थित रहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए समझा के अच्छे से लिखना है आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए। देखिए सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया था। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे टॉमसन। उन्होंने क्या कहा कि भैया परमाणु जो है ना विद्युत उदासीन होती है और वो बिल्कुल कैसी दिखती है, तरबूज के बीज की तरह दिखती है, ऐसे रहती है परमाणु, ऐसी समझिए। ये तरबूज रखिए, कोई दिक्कत। और इसमें जो रेड रेड हैं, ये रेड रेड ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। और इसी में काला काला जो धसा हुआ है ये क्या है भाई, प्रोटॉन है। यही है, ऐसे उन्होंने कहा। कौन, जे टॉमसन। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि ना 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 ना, बिल्कुल गलत। उनका नाम था रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब उन्होंने क्या कहा कि जब हम इस पर सोने की पत्ती पर अल्फा कण से प्रहार किया तो हमने पाया कि केंद्र से वो रिटर्न हुई। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती है और केंद्र में कोई भारी कण है। ये दूसरा था। तीसरे मोसले साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बातें नहीं है, अगर वो लगातार चक्कर लगाएगी तो गिरिए जाएगी केंद्र में, तब परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसका मतलब है कि ठीक है, सुनिए ना, इसका मतलब ये है कि केंद्र में तो भारी कण है ही, जो इलेक्ट्रॉन है उसके विभिन्न कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। नहीं, ये कहे थे। ये बात कौन बताया, मोसले। तो मोसले का विचार अभी तक सही है, ठीक है। मोसले का विचार, इन दोनों का विचार गलत हो गया, मोसले का सही है। तो हमें पूछा जा रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, तो लिखेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति किसी नाभिक के चारों ओर वह विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती रहती, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाभिक के चार ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। इस कक्षा का नाम उन्होंने रखा था KLMN। उन्होंने ये भी कहा था कि पहली कक्षा में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में ज्यादा ज्यादा 18। इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया था 2n²। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब कहा जा रहा है आपसे कि परमाणु आवेशित कणों के बने होते हैं फिर भी उदासीन होते हैं। देखिए परमाणु में तो एगो कण रहता है ना ऋण आवेशित होकर, क्या नाम है भाई, ऋण आवेशित कण है, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन। एक और रहता है धन आवेशित कण, उसका क्या नाम है, प्रोटॉन है। तो एक ऋण आवेशित कण है, एक धन आवेशित कण है, फिर भी परमाणु विद्युत उदासीन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की संख्याएं क्या होती है, बराबर। देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया था, कौन बताया था, जे टॉमसन साहब, कि भैया इस तरह के परमाणु होते हैं, इसके भीतर में धन आवेशित कण इस तरह से रहते हैं, एकदम बिल्कुल छितराया हुआ रहता है ऐसे, क्लियर। तो जितने धन होंगे ना उतने ही ऋण होते हैं, जितने धन होते हैं उतने ही ऋण होते हैं। कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित, ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन धन आवेशित कण, दोनों की संख्याएं बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युता, चित्र बना के लिख देंगे ना इसे। क्या लिखेंगे, जे टॉमसन साहब ने कहा कि कोई परमाणु विद्युता उदासीन इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कण प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युता। उम्मीद है समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलो। अब आगे कह रहा है आपसे क्वेश्चन
कि रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिसमें किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। नाभिक का खोज किसने किया था? सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने। कैसे किए उन्होंने? तो उन्होंने कहा क्या किया, एक हल्के से स्वर्ण पत्थर लिया, एक हल्के से स्वर्ण पतला वाला स्वर्ण पत्थर लिया। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, रेडियो एक्टिव तत्व, और यहां से उन्होंने अल्फा कण निकाला। जैसे अल्फा कण यहां से गुजरी, जैसे 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 ऐसे, ठीक है। तो उन्हें एक चीज नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि जो किनारे किनारे था वह सीधे निकल गया, जो किनारे किनारे थे वह सीधे निकल गया। केंद्र की ओर जब बढ़ने लगा तो विचलन बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही केंद्र की तरफ गया यहां से वह सीधे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होने का मतलब था कि केंद्र में कोई भारी कण जरूर है जिसको अल्फा कण वेध नहीं सका, छिद्र नहीं कर सका, है ना। किनारे में खाली खाली होगा और केंद्र में कोई भारी कण होगा। तो इसी को उन्होंने कहा, क्या कहा है उन्होंने, नाभिक कहा। सबसे पहले रदर साहब ने क्या कहा था, रदरफोर्ड साहब, कि परमाणु में इस तरह से होते हैं और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या रहते हैं, छितराए रहते हैं। ये बताया था कौन? सबसे पहले रदरफोर्ड साहब, सॉरी ये जे टॉमसन साहब। जे टॉमसन ने कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तरबूज के बीज की तरह पूरा छितराया हुआ रहता है, नहीं, यानी सब जगह एक रंग का मतलब मात्रा रहती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने सोने की पत्ती पर जब अल्फा कण से प्रहार किया तो नाभिक का पता चल गया, और उन्होंने कहा कि बीच में केंद्र में कोई भारी कण है और किनारे किनारे क्या है, खाली है। किसी को डाउट्स? अब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि रदरफोर्ड के उस प्रयोग का वर्णन करिए, रदरफोर्ड के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे नाभिक का पता चलता है, परमाणु के नाभिक का। तो क्या लिखेंगे? तो रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक सोने का पतली पत्ती लिया, स्वर्ण पत्थर, और उस पर रेडियो एक्टिव तत्व के अल्फा कण से प्रहार किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि किनारे किनारे से अल्फा कण निकल गई, लेकिन केंद्र में जैसे गई वहीं से रिटर्न हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र में कोई भारी कण है जिसको यह पार नहीं कर सकी, जिसको वह पार नहीं कर सके, और वहां से क्या हो जाती है, लौट जाती है। अर्थात परमाणु में नाभिक होते हैं। किसी को डाउट्स? आगे चलो क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि परमाणु के कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड साहब, नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा कि ये तो परमाणु के नाभिक होते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती है, माने चलती रहती होगी क्या? ये बात किसने बताया? और यही बात मोसले साहब ने भी बताया कि परमाणु के नाभिक में तो एक कण रहबे करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती रहती है। देखिए उन्होंने भी कहा कि चक्कर लगाती रहती है, लेकिन अंतर क्या था, वो कहते हैं कौन, रदरफोर्ड साहब, कि अनवरत रूप से चक्कर लगाते हैं, लेकिन मोसले कहते हैं कि नहीं, वो उनके विभिन्न अलग अलग कक्षा में अलग अलग मात्रा में चक्कर लगाती है। नहीं, चक्कर दोनों लगाती है। चक्कर लगाने का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है जिसके कारण वह हमेशा चलती रहती है। ऊर्जा है इसलिए चलती रहती है। ऊर्जा होने के कारण उसको कहते हैं हम लोग ऊर्जा स्तर, ठीक है। ऊर्जा होने के कारण क्या कहते हैं हम लोग? आप लिखेंगे ना, वहां पर लिखा हुआ उतनी उतनी उतना लिखना है। हम तो ऐसे समझने के लिए आपको लिख दिए थे, लेकिन आप विस्तार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाते हैं। मोसले साहब ने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग चक्कर लगाती रहती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन में एक ऊर्जा है जिसके कारण वह अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाती है, अलग अलग कक्षा में, अर्थात इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है, इसीलिए उसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी को दिक्कत? आगे चलूं? नेक्स्ट नंबर। अब देखिए समस्थानिक, क्या सुनिएगा, समस्थानिक। अब आपको याद होगा सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा कि बुआ आप कोई चीज लीजिए ना, तो आप यहां से कोई परमाणु लीजिए, वही परमाणु आप कहीं और दिल्ली से ले लीजिए, वही परमाणु आप कहीं अमेरिका से ले लीजिए,
तो लगभग सब सेम सेम होंगे, उसमें कोई गुणों में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब देखा ये चीज, आने वाले वैज्ञानिकों ने जब देखा ये चीज कि मान लीजिए हमने कार्बन 2 जगह से लिया, कार्बन हमने 2 जगह से लिया, तो उनमें परमाणु संख्या तो 6 ही मिला, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी 6 थी, लेकिन एक में न्यूट्रॉन की संख्या 6 थी और दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या 8 थी। तो हमने नोटिस किया कि इसका द्रव्यमान होगी 12 और इसकी द्रव्यमान हो जाएगी 14। नहीं, इसी तरह से दूसरे हमने देखा, यूरेनियम की बात हमने किया, तो यूरेनियम था 235 और यूरेनियम था 238, है ना। इसका मतलब है इसी तरह से हाइड्रोजन की भी आप बात कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन में 1 2 3 है ना, इसकी परमाणु संख्या क्या है, सेम सेम है, परमाणु संख्या क्या है इसकी, सेम सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है, अलग अलग। इसी को कहते हैं हम लोग समस्थानिक। कोई दिक्कत? आप क्या लिखेंगे, वैसे परमाणु, वैसे जिसकी परमाणु संख्या सेम रहती है, बराबर रहती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में अंतर रहता है, इसको कहते हैं हम समस्थानिक। इसका कारण है कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी ही, लेकिन उसके न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होती है, अंतर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण उसको कहा जाता है समस्थानिक। कोई दिक्कत? इसलिए इसका उपयोग अलग अलग होती है। अब कार्बन 12 का उपयोग ईंधन में होता है, वहीं कार्बन 14 का उपयोग की बात करेंगे तो जीवाश्म की आयु पता लगाने में की जाती है, जो हम लोग पढ़े थे पीछे। क्या समझ में आ रही बात है ना? फिर से समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। क्लियर? फिर अब से कहा जा रहा है कि समस्थानिक के उदाहरण आप दे सकते हैं, तो देखेंगे कार्बन C612 C614, यानी ये कार्बन के क्या है, 2 समस्थानिक है। उसी तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के 2 समस्थानिक, कोबाल्ट के 2 समस्थानिक, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता, सुनना। समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है, सम माने भारी माने बस। अब देखिए कुछ ऐसे परमाणु आपको मिलेंगे जिसके द्रव्यमान आपको मिलेंगे लगभग क्या मिलेंगे, समान समान मिलेंगे, लेकिन परमाणु संख्या में क्या मिलेगी आपको, अंतर। समझ में आई बातें? अब देखिए दोनों में, ये कार्बन के समस्थानिक थे एक ठो, तो उसी में से एगो ले लिए, तो इसका परमाणु संख्या कितनी है, 6, द्रव्यमान कितना है, 14। दूसरा नाइट्रोजन के हैं 7 और 14, तो परमाणु संख्या क्या हो गया आपका, द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। क्लियर? चलिए और दूसरा चलते हैं। एक ले लीजिए आर्गन, एक ले लीजिए पोटेशियम, एक ले लीजिए कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या 18 19 20, तो परमाणु संख्या अंतर है ना, लेकिन सबका द्रव्यमान सेम सेम होता है, 40 40 40, सबका द्रव्यमान क्या है। अच्छा एक चीज और, संभारिक और समस्थानिक का ये समान होना अलग होना, ये क्या कारण हो सकते हैं, इसका मेन कारण है न्यूट्रॉन। इसका मेन कारण है न्यूट्रॉन का खेला वेला है सब में, चाहे वो समस्थानिक पढ़ रहे हैं तोन भी और संभारिक पढ़ रहे हैं तोन भी, ठीक है ना। किसका खेला वेला है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का। अभी देखिएगा एक चीज और दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे पढ़िए सबको, हम सबको पहले लिखते हैं समस्थानिक और संभारिक दोनों को लिखते हैं। सी, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। सी, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो अब इसका मतलब क्या है, 12 और 14, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में क्या है भाई, अंतर है। इसी तरह से हाइड्रोजन का आपने लिखा था 1 1 1 1 और 1 प्लस 2, ये लास्ट वाला सब न्यूट्रॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन है ये नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन एगो है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो इसका द्रव्यमान हो गया 1, उसका हो गया 2, इसका हो गया 3। तो किस में डिफरेंस आ रहा था, न्यूट्रॉन में। चलिए अब आगे चलिए, अब ये तो समस्थानिक का था, अब चलिए संभारिक की तरफ। C6N7, इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है, लेकिन देखिए ये इसका हो गया प्रोटॉन 6, तो इसका प्रोटॉन कितनी 7, न्यूट्रॉन इसमें कितना 8,
इसमें न्यूट्रॉन कितना 7। ये फेरा फेरी किसका हो गया, न्यूट्रॉन का फेरा फेरी हो गया, नहीं हो गया। इसी कारण अगर इसमें मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 न्यूट्रॉन रह जाता, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन तो अपना 7 रहता, तो नहीं ना होता। इस सब फेरा फेरा किसका लगा है, न्यूट्रॉन का फेरा लगा है, नहीं। चलिए तो आप समझ रहे हैं। तो अब क्या लिखना हमको समझने के लिए से बता दिए थे, ये आपके क्वेश्चन के लिए नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है संभारी क्या है, तो क्या बताएंगे कि वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान क्या होगी, समान होगी, तो उसको कहते हैं हम लोग संभारिक। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का संभारिक, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम का संभारिक, नहीं तीनों का बता दिए। उदाहरण याद रखिएगा, वहां पर लिख के लाएंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, फिर उनके संकेत लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, याद रखिए प्रोटियम, इसका संकेत होता है H11। फिर है ड्यूटीरियम, तो H11 प्लस का 1। और फिर है ट्राइटियम, तो H11 प्लस का 2। यानी कहने का अर्थ है इसमें एगो कक्षा होगी ऐसे करके, याद है ना, इसमें भी एगो कक्षा होगी, इसमें भी देख लीजिए वहां पर किताब में क्वेश्चन बना होगा। क्लियर है। चलिए किताब नहीं लाए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। किसी को दिक्कत, तो आप नाम याद रखिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, संकेत में H11 H12 H13, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक के परमाणु, फिर भी उसके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों। आपने क्या समझा कि एक समस्थानिक हमने देखा कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या एगो का है 6 तो दूसरे का भी 6, द्रव्यमान एगो का है 12 एगो का है 14, फिर भी रासायनिक गुण सेम सेम का है, जबकि द्रव्यमान उसका अलग अलग हुआ, एगो 12 हुआ एगो 14 हुआ, तो क्या है उसका बताइए। उसका मेन कारण है क्योंकि रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। जैसे देखिए आप पढ़े थे, याद होगा, कार्बन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगी 2 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 किसी को देगा। चलिए इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन है 1, तो अंतिम कक्षा में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, 1 ही होगा, नहीं। ऑक्सीजन 8, पहली कक्षा में 2 दूसरी में 6, तो ये 2 किसी से लेगा, पढ़े थे ना। अब आप गौर करिए, जब ये 2 लेता है किसी से तो क्या होता है, लेता है तो क्या होता है, अधातु होता है, और जब देता है तब क्या होता है, धातु होता है, नहीं। तो धातु का तो अपना अलग गुण होता है, अधातु का अपना अलग गुण होता है। तो ये जो धातु अधातु कैसे पहचाने हम लोग उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन पर। हाँ, और दोनों समस्थानिक का इलेक्ट्रॉन तक का है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन का है बराबर है ना। हाँ जी, देखो कार्बन का एगो समस्थानिक 6 12 6 14, तो अब दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर ना है, क्या है हंस रहे हैं आप लोग, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो रासायनिक गुण भी क्या होगी, क्या हो। समझ में आई बातें। वही कह रहा आपसे कि समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों, तो इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो रासायनिक गुण भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इसलिए रासायनिक गुण। चलते हैं आगे, सुनिएगा बातें हैं। अधिकतर तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक क्यों। अब देखिए अधिकतर तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान निर्भर किस पर करता है, तो दो गो चीज है, एगो प्रोटॉन और एगो, तो हम में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा वो शायद किसी में हमें नहीं होगा, इसलिए हमारा जो द्रव्यमान होगा वो किसी और में नहीं होगा, जिसका उसमें होगा उसमें नहीं होगा। क्या, अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। समझिएगा गौर, इतने पर इतने समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1, इसमें होगी 2, इसमें होगी 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें नहीं गलती हो गया,
कार्बन में तो 6 होता है, एगो छूट गया ना, यहाँ लिखे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब चलिए, अब सब में देखिएगा ध्यान से, इसमें प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 2, प्रोटॉन 3, प्रोटॉन 4, प्रोटॉन 5, प्रोटॉन 6, 7, 8। अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ होगा बिल्कुल ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन होगा 2, इसमें होगा 3, इसमें होगी 4, इसमें होगी 5, इसमें होगी 6, इसमें होगी 7, इसमें होगी 8। अब द्रव्यमान अगर इसकी बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान 1 होगा, इसका होगा 4, इसका हो गया 6, इसका हो गया 8, इसका हो गया 10, इसका हो गया 12, इसका हो गया 14, इसका हो गया 16। अब द्रव्यमान भिन्न क्यों है? क्योंकि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, बात खत्म। नहीं समझ में आई बातें? कितना आसान है, बच्चा वाला है कि नहीं? थोड़ा सा अब कहेगा सर ये एग्जैक्ट आप निकाले हैं, नहीं एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन लगभग सेम सेम रहेगा। जैसे इसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आप किताब में देखिएगा तो लिखा हुआ है 15.9999। 999 का मतलब क्या? लगभग 16 क्या? उसी तरह से नाइट्रोजन का है तो 14 तो लगभग वहां पर लिखल है, ये है। तो अब समझ रहा है ना कि किस पर निर्भर करता है भाई? तो दो चीज पर। परमाणु द्रव्यमान किस पर निर्भर करती है? दो पर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पर। और सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है? अलग अलग रहती है, इसलिए उसके द्रव्यमान भी कोनों कोनों में मिल जाता है, इसीलिए एक रंग का हो जाता है, लेकिन अधिकांश में क्या रहता है? अलग अलग। बउआ जी सब यहां पर लिखा हुआ, पढ़िए ध्यान से। हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न के क्या कारण? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। चलिए ध्यान से सुनिएगा ना तो याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ना, सुनिएगा। अष्टक नियम क्या है? देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है, अष्टक नियम। अब देखिए दुनिया के जितने भी परमाणु हैं अपने आप को अस्थाई होना चाहते हैं, कोई अकेला रहना नहीं चाहता है ना? तो चाहता है कि हम केकरो से हाँ शादी विवाह करके अपना अष्टक पूरा कर लें। तो अष्टक शादी विवाह का मतलब क्या? मैंने दोस्ती किसी से कर लें। तो देखिए जिसके अंतिम कक्षा में रहेगा 5, जिसकी अंतिम कक्षा में रहेगा 6, जिसकी अंतिम कक्षा में रहेगा 7, वो चाहता है कि केकरो से हम 3 ले लें, ये चाहता है किसी से 2 ले लें, ये चाहता है किसी एक, ताकि हमारा भी अष्टक पूरा हो जाए। किसी को दिक्कत? और जिसके अंतिम में रहता है 1, 2, 3, ये चाहता है हम किसी को दे दें, ये चाहता है किसी को हम दे दें, ये चाहता है किसी को हम ना हो। यानी प्रवृत्ति सब रखते हैं, क्यों? अस्थाई होना चाहते हैं, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अष्टक नियम क्या है? तो लिखिएगा दुनिया के जितने भी परमाणु हैं अपने आप को अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थाई होने के लिए अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दे करके या किसी से ले करके अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पा लेते हैं, अक्रिय तत्व वाला रूप ले लेते हैं, इसीलिए वह अपने आप को अस्थाई हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग अष्टक नियम। 8 तत्व पुरा लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? तत्व नहीं पुरा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पुरा लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? अष्टक नियम। फिर समझते हैं क्या लिखेंगे। दुनिया के जितने तत्व हैं अपने आप को अस्थाई होना चाहते हैं, अस्थाई होने के लिए अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पुरा लेते हैं। और किसका रूप ले लेते हैं? अक्रिय तत्व वाला रूप ले लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग अष्टक नियम। कोई दिक्कत? अष्टक हो जाते हैं ना तो वह अस्थाई हो जाता है, वह किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ई जब तक अभिक्रिया करेगा, अभी क्या है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। आयन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन समझ रहे हैं ना, आयन का मतलब आवेश, किसी पर कोई आवेश रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग आयन। जैसे देखिए सोडियम है, परमाणु संख्या 11, तो 2 हैं, 8 हैं, 1 है। तो एक किसी को ये अपना दे सकता है,
तब मान लीजिए जैसे क्लोरीन इसके बगल में आ गई 17 वाली, तो 2 है, 8 है, 7 है, तो इस 7 वाला एक ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया, वो चढ़ ना गया, इसमें 17 प्रोटॉन होगा, 17 इलेक्ट्रॉन, यानी 17 धन और 17 ऋण, एक ऋण आप ले लिए, तो ऋण कितना हो गया आपके पास, इसका मतलब इसमें आवेश को चढ़ गया ऋण वाला। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या हो गया, कम गया। अब प्रोटॉन कितना हो गया उसको, 11, प्रोटॉन तो 11 रह गया है ना, धन उसको रह गया 11, तो ये हो गया धन आवेशित हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि आयन का मतलब हुआ आवेश, आयन का मतलब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम लोग आयन, डायन नहीं, आयन। और आयन कितने प्रकार के हो गए, देखिए बदमाशी वाला में ऐसा आकर देखिए कितना चेहरा खिलखिला का हो गया, तकनी से पढ़ रही थे मरुएल झल थे, तनी बदमाशी वाला बोली हुआ था, देखिए फुल फुला के उठी तनिका सा। चलिए हाँ, तो आयन कितने प्रकार के, कौन कौन, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज हम नोटिस किए हैं कि आज तक डायन में लड़का में कोई डायन नहीं हुआ, लड़की में डायन हुआ, नहीं जी सब, नहीं नहीं नहीं, लड़की ही डायन होती है, भूत प्रेत चुड़ैल ये सब लड़की होती है, काहे भाई, लड़का सब काहे नहीं होता है भाई, इसका मतलब है लड़की के कुंडली में कुछ गड़बड़ी चल रहा है भाई। चलिए जो भी है भूतना कभी सुने हैं, कभी भूतना आया है ना, भूत चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बजे, तो अष्टक नियम हम लोग पढ़ रहे थे कि परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है, तो इसलिए क्योंकि अपने आप को अस्थायी होना चाहते हैं, और अस्थायी होकर के मतलब कहीं से भगवाना ना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हम 8 को पूरा कर लें ना जी। देखिए समझिए, जैसे ऑक्सीजन है तो परमाणु संख्या कितना है, 8, तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बौआते रहता है, खोजते रहता है कोनो मिल जाए हमारे दोस्त है, तब तक वो आएगा जब तक इसको मिल नहीं जाएगा। इधर से 2 आके इसको मिल गया, अष्टक पूरा हो गया, अब कहेगा अब हमरा कहूं जाए की जरूरत न है, क्या। चलिए अब आगे चलेंगे, सुनिए ना बातें नहीं। संकेत Cl1735 क्या सूचना देता है, इससे हमको ये पता चला कि क्लोरीन है, क्लोरीन है 17, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, ये तो क्लियर हो गया। 35 है, इसका मतलब द्रव्यमान 35 है, द्रव्यमान कितना है 35, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन बराबर कितना 35, n बराबर 35 माइनस का 17, तो n बराबर कितना, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना, तो इससे क्लियर हो गया ना, इससे 5 को चीज क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन है 18, परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, हो गया क्लियर। तो इससे Cl1735 हमें 5 चीजें प्राप्त हो जाती। अब आगे देखिए, पढ़िए ध्यान से बुआ जी, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आगे कह रहा है कि संकेत C612 C614 क्या सूचना देती है, तो ये सूचना देती है कि हमारे परमाणु संख्या क्या है 6 है, यानी बराबर है नहीं, और साथ साथ कह रहा है कि हमरा जो है द्रव्यमान कितना है, एगो 6 है, एगो 14 है, अथी 12 और 1 14 है, इसका मतलब हमारे समस्थानिक है, ये का हमारे नहीं हो। चलिए तो फिर समझते हैं, लिखेंगे C612 और C614 में परमाणु संख्या समान समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, इससे पता चलता है क्या है ये, किसी को दिक्कत, चलते हैं आगे। अब आगे कह रहा है आपसे 17 में कि C14 यानी कार्बन 14 समस्थानिक और कोबाल्ट 60 का एक एक उपयोग, तो कार्बन 14 के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि यह कार्बन का समस्थानिक है, इसका उपयोग जीवाश्म की आयु पता लगाने में की जाती है। देखिए कोई हड्डी कितनी पुरानी है नहीं, तो ये पता कैसे चलता है हमें,
कोई धरती से निकली हुई लकड़ी, कोई पुरातन चीजें कितनी पुरानी है, ये कैसे पता चलता है? C14 यानी कि कार्बन 14 से। इसको कहते हैं रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। उससे हम लोग पता लगा लेते हैं जीवाश्म की आयु। रेडियो कार्बन काल निर्धारण, या शॉर्टकट में कहिए तो कार्बन 14 पद्धति, है ना। तो ये जीवाश्म की आयु पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का उपयोग ना कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है, कि कैंसर रोग पता लगाने में किसका उपयोग? कोबाल्ट 60 का उपयोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या रहता है आपसे, परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16 वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, उन तत्वों की पहचान करें। तो हो गया, एक का एक हो जाएगा, जिसका 4 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितनी? 2। 8 है तो पहली कक्षा में कितनी? 6। 12 है तो 2 और 8, 2। अब देखिए गौर करिएगा, जिसके अंतिम में 1, 2, 2 है, वो क्या होगा? धातु, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 6 वाली और 6 वाली क्या करेगी? किसी से लेगी, इसीलिए क्या है? वो अधातु। ठीक है, चलिए समझ में आई बातें। 1, 2, 2 है तो क्या करेगी? किसी से। अच्छा 18 है, 19 कहाँ गया रे? क्वेश्चन देखो तो, 19 क्वेश्चन नहीं है क्या उसमें? देखो तो, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए तो। अच्छा वो छूट गया था ना मिस पॉइंट से। चलिए देखिए बाजी, एक क्वेश्चन छूट गया है लिखना, 19 नंबर, हम यहाँ पढ़ा दें आपको। 19 नंबर देखिए, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए? समान समान हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण की तरफ, एगो ले लीजिए आप, कार्बन ले लीजिए पहले, कार्बन, ऑक्सीजन, नहीं पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। अब गौर करिएगा, इसमें 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन तो 9 प्रोटॉन। लेकिन अब गौर करिए, यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 8, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 8, और इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 8, इसमें नहीं होती है। तो अब तीनों में देखिएगा तो गौर करके, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर बराबर है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो अब समझ गए सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? कि वैसे परमाणु जिसमें परमाणु मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर बराबर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे 20 नंबर, ये देख रहे हैं ना ग्राफ, इसमें भरना है। परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या मान लीजिए कोई एक्स तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी भाई? 17। तब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या देल है 18, तो द्रव्यमान कितना होगा? तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? अब आगे कोई परमाणु है, इसमें ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तब प्रोटॉन भी कितना, अब परमाणु संख्या भी कितना, ये तीनों तो सेम सेम हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। अब देखिए न्यूट्रॉन कितना है, तो द्रव्यमान अगर निकालनी हो तो दोनों को क्या करेंगे? हो गया। अब देखिए जेड एक तत्व है जिसमें प्रोटॉन कितना है? 9, परमाणु संख्या भी कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, यानी तीनों सेम सेम हो जाएगी। अब देखिए ये दिया है द्रव्यमान 19, तो अब न्यूट्रॉन कितनी हो जाएगी? तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ के लिखा हुआ ना, तो घटा के लिखेंगे, कितना नहीं हो जाएगी हो? कितना आसान बउआ वाला है कि नहीं है? बस ये ग्राफ को भरना था। तो आज के लिए इतने ही, टोटल 20 क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। विशेष के लिए इमोजिन भेजिएगा जब अच्छा लगेगा। इमोजिन समझ रहे ना? नहीं समझ रहे हैं? वहाँ ना लड़कियां लोग से चैटिंग कीजिएगा ना, चैटिंग तो लड़कियां लोग ओके 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 भी लिखती है, तो लिखेगी नहीं ओके, एगो ऐसे वाला इमोजिन भेज देगी, हंसने वाला ना कर दांत वाला भेज देगी। हाँ हाँ क्या, हाँ हाँ वैसे जीभ निकाल के। चलिए तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।